कैंपस ब्यूटी की मां हमेशा उसके आसपास मंडराने वाली लड़कियों को पैसे देकर भगा दिया करती थी। मैं जलभुन कर देखता रहता था, इसलिए अपनी मां से पैसे ऐंठने के लिए मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने ये भी अफवाह फैला दी कि हम दोनों साथ हैं। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसकी मां लालच में आ गई और मुझे पैसे लेकर उसकी बेटी से दूर रहने को कह दिया। तो जब मैंने कुछ समय के लिए उस ब्यूटी से दूरी बना ली तो उसकी मां बहुत खुश हुई। वो अंतिम भुगतान देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं बैंक कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ अचानक विवियन ने दबोच लिया। तो उसने कहा, तुम अचानक मेरे पीछे पड़ना क्यों बंद कर दिए? फेलिक्स, तुम मुझे खेलने की हिम्मत करते हो? जीने से ऊब गए हो क्या? टी रूम में मिसेस शेन ने एक डाई किए बालों वाले लड़के की तरफ बैंक कार्ड सरका दिया। ये पैसे ले लो और मेरी बेटी से दूर रहो। डाई बालों वाला लड़का ठुड्डी ऊपर करके बिल्कुल बेफिक्र दिख रहा था। मैडम, क्या आप सोचती है कि पैसे मेरी विवियन के लिए वाले प्यार को बुझा सकते हैं? अगर तुम मेरी बेटी से चिपके रहे तो मैं तुम्हें इस शहर से गायब कर दूंगी। डाई बालों वाला लड़का सन्न रह गया। फिर उसने बैंक कार्ड झपट लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और वो बिना पीछे मुड़े भाग गया। मैं एक तरफ चाय की केतली पकड़े खड़ा था। मेरे हाथ उत्साह से कांप रहे थे। 2 वाक्यों में 5 मिलियन युआन उसके हो गए। मैंने अपने वर्क यूनिफॉर्म की तरफ देखा। 25 प्रति घंटा, हफ्ते में 3 शिफ्ट, हर शिफ्ट 3 घंटे, महीने में 8,000। वो बस होंठ हिलाकर जिंदगी भर का बंदोबस्त कर लेता है। मैं अभी भी क्यों काम कर रहा हूं? मैं गहरी सोच में डूब गया। स्कूल वापस आकर मैंने तुरंत बिजनेस स्कूल की किताबें डाउनलोड कर ली। फिर मैंने खुद को साफ सुथरा बनाना शुरू किया। आखिरकार मैंने एक शीट लेटर पेपर खरीदी। मैंने विवियन को एक लव लेटर लिखा। मैंने कहा कि पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि खुद को रोक नहीं पाया। इसके लिए मैंने ढेर सारी लव पोएम्स भी कॉपी करके डाल दी ताकि भाव गहरा हो। जब वो तैयार हो गया तो मैं उसकी क्लासरूम में उसे ढूंढने गया। मुझे पूरा भरोसा था, बस सिम बनकर विवियन को परेशान करना है, फिर उसकी मां से 5 मिलियन युआन मिल जाएंगे। मुझे ये गिग पता है। जब मैं क्लासरूम पहुंचा तो विवियन को तुरंत दिख गया। वो खिड़की के पास पिछले रो में बैठी थी। उसके आसपास कुछ रूममेट्स इकट्ठी थी, सब अमीर युवतियां। उस समय वे बेहद गंभीर चेहरे से कोई गेम खेल रही थी। मैं सीधा उनके पास गया और विवियन के बगल में बैठ गया। बीच में उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें तेज थी, जैसे कोई उसके इलाके में घुस आया हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अंदर से खुद को तैयार किया। विवियन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जूते चाटने नहीं आया हूं। मुझे खाना और पैसे दोनों मिलेंगे। हे, यहां कोई नहीं बैठा है ना? उसने मुझे इग्नोर किया और गेम खेलती रही। मैंने उसे हाँ मान लिया और अपना जैकेट उतारकर अंदर घुस गया। रास्ते में मैंने जानबूझकर अपना एब्स फ्लैश कर दिया। फिर उसके कान के पास खुद का परिचय दिया। फेलिक्स, 2nd ईयर लॉ स्कूल। वो बर्फ की तरह ठंडी थी, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारे आसपास लोग पहले ही चुपके चुपके देखने लगे थे। उनकी नजरें अजीब थी, जैसे कोई सर्कस का जोकर देख रहे हों। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस ये बात उसकी मां तक पहुंच जाए तो मेरा काम हो जाएगा। घंटी बजी। उसने फोन बंद किया और लेक्चर सुनने लगी। मैंने चुपके से लव लेटर सरकाकर उसके किताब में डाल दिया। उसने मुझे चेतावनी भरी नजर से देखा और इग्नोर कर दिया, लेकिन उसने मना नहीं किया। चांस है। मैंने लोहे को गर्म रहते पीटा। विवियन, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मानती हो कि फीलिंग्स समय के साथ बढ़ती हैं? उसने एक भौं उठाई और मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर चुपचाप थोड़ा सरक गई। परफेक्ट। मुझे ठंडी उदासीन टाइप बहुत पसंद है। उसके बाद कुछ समय तक मैं स्टॉकर की तरह बर्ताव करता रहा। जहां वह जाती मैं पीछे पीछे। उसकी सुबह की क्लास होती तो मैं ब्रेकफास्ट लेकर उसके साथ जाता। जब वो क्लास खत्म करके डॉर्म जाती तो मैं नीचे इंतजार करता। कई बार मैं उसके परिवार की हाउसकीपर से मिल जाता जो लॉन्ड्री लेने आती थी। ओह, यहां विवियन की लॉन्ड्री ले लो, अब से मैं उसकी धुलाई कर दूंगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हाउसकीपर ने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं विवियन की तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम्हारा परिवार चैरिटी चला रहा है? बहरे गूंगे लोगों को भी हायर कर लिया है? विवियन की रूममेट्स धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी, क्योंकि मैं अक्सर उनके डॉर्म का खाना पीना खरीद लाता और डाइनिंग हॉल से ब्रेड मीटबॉल्स भी लेकर आता। ब्रेड मीटबॉल्स बहुत पॉपुलर डिश है। उसे पाने के लिए काफी देर लड़ना पड़ता है। ये लाडली युवतियां खाना लेने जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे उनके डॉर्म में घुसने का अधिकार मिल गया। मैं डॉर्म कह रहा हूं, लेकिन असल में पूरा फ्लोर उनका था। अमीरों के लिए अलग डॉर्म बिल्डिंग।
उसके बाद मैंने एक और महीना लगाकर उन्हें मनाया कि अब से सारी सफाई मैं करूंगा। ये स्टेप बहुत जरूरी था। इससे मैं विवियन के एक कदम और करीब पहुंच गया। हर बार जब विवियन अपना लैपटॉप खोलकर काम करती, मैं उसके बगल में बैठ जाता और साथ देता। वो मुझे इग्नोर करती लेकिन दूर भी नहीं हटाती। मैं उसे देखता, वो अपनी स्क्रीन देखती, सोचकर कि एक दिन उसकी मां मुझे 5 मिलियन युआन देने के लिए आएगी ताकि मैं दूर हो जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ऐसे बोर नहीं लगता? मैं गा सकता हूं। गाना सुनोगी? नहीं। तो कोई कहानी? नहीं। तो मैं अपने बारे में बताता हूं। अपने सूटर के बारे में तो जानना ही चाहिए। उसने फिर मना किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने अच्छे पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए। मुझे लगता है हम बहुत अच्छी जोड़ी हैं। मैं लॉ स्कूल का हाथरोब हूं। तुम बिजनेस स्कूल की बेल हो। जहां भी जाएंगे लोग हम पर जलेंगे। तुम कभी बात नहीं करती, बिल्कुल ठंडी और उदासीन। मैं बहुत बातूनी हूं, बहुत गर्म। साथ में हम बैलेंस करते हैं। फिर मैंने उसे अपनी सबसे गर्व वाली बातें बताई। आखिरकार वो सहन नहीं कर पाई और 2 शब्द निकाले, चुप रहो। लेकिन जब भी मैं पूछता कि क्या खाना है, तो वो जवाब दे देती, फेलिक्स, मुझे सी फूड नूडल्स चाहिए। सी फूड नूडल्स दूसरे कैंपस के डाइनिंग हॉल 4 में थे, लेकिन मैं तुरंत उठकर उन्हें ले आने जाता। कुछ दौरों के बाद कहो कि उसे पाना आसान है, वो बिल्कुल आसान नहीं। वो सिर्फ वही सुनती है जो सुनना चाहती है। कहो कि मुश्किल है, क्लास में उसके बगल में कोई नहीं बैठ सकता, फिर भी मैं रोज बैठकर उसे परेशान कर सकता हूं। उसके डॉ में भी मेरा जायज स्थान बन गया था। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं खाना खाते हुए शो देखना चाहता हूं, तो उसने मुझे अपना लैपटॉप दे दिया। कभी कभी क्रिंज सीन पर वो अपनी आंखें ढक लेती। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझे देख रही है या शो। लंच के बाद जैसे ही मैं जाने वाला था, उसकी रूममेट क्लोई मेरे पास आई और कान में फुसफुसाई, फेलिक्स, विवियन का बर्थडे आने वाला है। मेरी आंखें चमक उठीं। मौका है। मुझे एक भव्य और ड्रामेटिक कन्फेशन करना होगा। इस स्लो बर्न स्पीड से उसकी मां प्रभावित नहीं हो रही। मुझे बड़ा खेल खेलना होगा। तो मैंने ऑनलाइन सस्ता कन्फेशन सर्च किया। आखिरकार मैंने तय किया कि स्पोर्ट्स फील्ड पर मोमबत्तियों से दिल बनाऊंगा और बीच में हमारे नाम लिखूंगा, जितना चीजी और क्रिंजी हो सके। उसके बर्थडे से एक रात पहले मैंने क्लोई और बाकियों से विवियन को फील्ड पर खींच लाने को कहा। उसने एक नजर देखा और वापस जाने को मुड़ गई। मैंने चिल्लाकर कहा, रुको, सरप्राइज है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाद में मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। खुशी की बात यह हुई कि एक कैंपस वर्कर आ गया और फायर एक्सटिंग्विशर से सारी मोमबत्तियां बुझा दी। मैं माफी मांगते हुए साफाई में मदद करता रहा। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। कॉलर ने बताया कि वो मिसेस शेन की सेक्रेटरी है। मिसेस शेन मुझसे मिलना चाहती है। मैं तुरंत मान गया। बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूं। वही टी रूम। मिसेस शेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम ही हो जो मेरी बेटी को लगातार परेशान कर रहे हो। मैंने सच्चाई वाला चेहरा बनाया। मैडम, आप इसे ऐसे मत कहिए। हम दोनों सच में प्यार करते हैं। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उसने घृणा से त्योरियां चढ़ाई, फिर बैंक कार्ड आगे सरका दिया। ये 5 मिलियन है। मेरी बेटी को छोड़ दो। इसे देखकर मैंने अपनी खुशी दबाई और कुछ आंसू निकाल दिए। हम सच में प्यार करते हैं। उसने कहा भी है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। यह सुनकर मिसेस शेन का चेहरा बदल गया। शादी? अच्छे से अपना मुंह देख लो। क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो? मैं तुरंत पीठ सीधी करके खड़ा हो गया। मैडम, आप ऐसा नहीं कह सकती। आपकी बेटी को मुझे पसंद है तो मुझ में कुछ खास जरूर होगा। यह सुनकर वो एक पल के लिए अटक गई। फिर उसने दाव बढ़ाया। जब तक तुम उसे छोड़ने को तैयार हो, ब्रेकअप कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें और 5 मिलियन दूंगी। लेकिन मैंने तुरंत सबसे दयनीय चेहरा बनाया। पैसे के लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बिना माता पिता की आशीर्वाद वाला प्यार टिकता नहीं है। मैडम, क्या हम एग्रीमेंट साइन करें? आपको साफ साफ लिखना होगा कि यह गिफ्ट है। मिसेस शेन ने घृणा से देखा। शेन परिवार जो देता है उसे कभी वापस नहीं लेता। अभी मेरी बेटी से ब्रेकअप करो और मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। खुशी से फूला नहीं समाया। बिल्कुल। फिर मैंने फोन निकाला और विवियन को कॉल किया। 2 रिंग के बाद उसने उठाया। उसने पहले बोला, लंच में मुझे सी फूड नूडल्स चाहिए। उसकी आवाज अब भी उतनी ही प्यारी थी, लेकिन अब मेरे पास 5 मिलियन थे। पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं फोन में चिल्लाया, खाना खाना खाना। तुम्हें हमेशा सिर्फ खाने का ही ख्याल रहता है। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हम डन हैं।
मैंने फोन काट दिया और उसे चैट से डिलीट कर दिया। फिर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। बैंक में मैंने माथा पीटा। मैं पिन पूछना भूल गया। जैसे ही मैं सोच रहा था, सेक्रेटरी ने मुझे पिन मैसेज कर दिया। 5 मिलियन हाथ में लेकर मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया और स्टडी अब्रॉड की तैयारी शुरू कर दी। पहले पैसे न होने की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। अब पैसे हो गए तो मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मेरे रूममेट्स हैरान होकर पूछते, क्या तुम उस बिजनेस स्कूल की अनचेबल ब्यूटी के पीछे नहीं पड़ रहे थे? अब रोज डॉ में बंद रहकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैं मुस्कुराया। नहीं मिली, छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ दिया, विवियन मेरे आसपास दिखने लगी। मैं उसे देखकर भी अनदेखा कर देता और जल्दी से निकल जाता। क्लोई मुझे ढूंढने आई। फेलिक्स, विवियन को माफी मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन वो तुम्हें नापसंद नहीं करती। थोड़ा और टिक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ हिलाया। छोड़ो यार, जो नहीं है उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैं उसे अब परेशान नहीं करूंगा। आखिर में क्लोई बेहद कब्ज की शिकायत करती हुई चली गई। मैंने सोचा कि बस अब खत्म हो गया। लेकिन 2 दिन बाद विवियन हमारे लॉ स्कूल की क्लास में आकर ठीक मेरे बगल में बैठ गई। मैं तुरंत घबरा गया। डर लगा कि कहीं उसकी मां का कोई जासूस देख न ले और सोच ले कि मैंने डील तोड़ दी है। उसने अजीब तरीके से गला साफ किया। उस दिन के लिए सॉरी, मैं बस इतना देखा जाना नहीं चाहती थी। उसके शब्दों ने मुझे जमा दिया। उसने सच में माफी मांगी तो मैंने भी माफी मांग ली। मैं बहुत ज्यादा हो गया था। मैंने तुम्हें परेशानी में डाला, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। चूंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी गलती थी, तो फिर तुमने मुझे इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया, जैसे कि किसी तरह मेरी गलती हो? मैंने अपनी बेचैनी दबाई और मुंह फेर लिया। उससे निपटना नहीं चाहता था। वो शुरू से ही ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए जब मैंने उसे इग्नोर किया तो वो बस मेरे बगल में बैठी रही। कुछ देर बाद मुझे लगा कि ये नहीं चल सकता, इसलिए मैंने बोल दिया, तुम क्या कर रही हो? हमारे लॉ क्लासेस तुम्हारे लिए बेकार है। उसने लेक्चर पर रखी मैरिज लॉ की किताब की तरफ नजर डाली। कभी ना कभी काम आ सकती है। क्लास ठीक दोपहर में खत्म हुई। वो उठी और पूछा, एक साथ लंच करना है? मैंने उसे देखा और बिना दया के साफ साफ कहा, असली बात यह है कि मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। तुम समझ सकती हो ना? मेरे शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। मैंने सिर खुजाते हुए बहुत शर्मिंदा दिखते हुए कहा, इसके लिए सॉरी। उसका चेहरा लाल हो गया। बिना एक शब्द बोले वो मुड़ी और चल दी। उसकी पीठ को देखते हुए मेरा ठंडा पसीना छूट गया। फिर मैंने सोचा, छोड़ो यार, जब मैं स्टडी अब्रॉड से वापस आकर ढेर सारा पैसा कमा लूंगा तो उसकी मां को सारा पैसा लौटा दूंगा। इसके बाद विवियन ने सच में मुझसे बात करना बंद कर दिया। स्कूल में अब कोई सामना नहीं होता था और उसकी रूममेट भी उसके लिए वकालत करने नहीं आती थी। कभी कभी मुझे हैरानी होती थी। शुक्र है उसकी मां समय पर आ गई, वरना वह इतनी आसानी से पकड़ में आ जाती, और अगर मैंने सच में उसे जीत लिया होता तो उसका दिल और भी ज्यादा तोड़ता। हालांकि एक दिन 2 महीने बाद मैं और वो सीढ़ियों में टकरा गए। मेरी नजर उससे अचानक मिल गई। अब अनदेखा करने का कोई तरीका नहीं था। मुझे देखकर वो ठंडे चेहरे के साथ गुजर गई। इसने मेरे अंदर अपराध बोध की एक झलक पैदा कर दी। लेकिन फिर मैंने सोचा, उससे पहले उसके इतने सूटर थे। मैं तो गिनती में भी नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा कोई किराए का आदमी। और मैं वाकई उसके दिल टूटने की चिंता कर रहा था। 1 महीना और बीता और मिसेस शेन फिर मुझे ढूंढने आई, वही टी रूम। इस बार उनका रवैया थोड़ा नरम था। उन्होंने मुझे सिर हिलाया। तुमने अपना वादा निभाया, ये तो मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने बैंक कार्ड आगे सरका दिया। इसे देखकर मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक एक हाथ ने मेरा हाथ दबोच लिया। वो मिसेस शेन नहीं थी, विवियन थी। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा। तो तुमने अचानक मेरे पीछे पड़ना क्यों बंद कर दिया? पता चला कि तुमने मेरी मां का पैसा ले लिया। इसे देखकर मिसेस शेन ने तुरंत मुझे फेंक दिया। विवियन, इस आदमी को मत फंसो, वो सिर्फ पैसा चाहता है। वो पहले यहां इसी टी रूम में काम करता था। हर बार जब मैं तुम्हारी बहन के सूटर्स को पैसे देकर भगाती थी, वो वहां मौजूद होता था। मुझे लगता है उसने सोचा कि तुम आसानी से फंस जाओगी, इसलिए वो तुम्हें फंसाने आया। ये सुनकर मैं जमा रह गया। विवियन की असल में एक छोटी बहन थी, और जिन्हें पैसे देकर भगाया जाता था वे बहन के सूटर थे। तभी अचानक विवियन मेरे कान के पास झुक गई। फेलिक्स, तुम जीने से ऊब गए हो? मुझे ट्रिक करने की हिम्मत की। उसके बाद मुझे अंतिम भुगतान नहीं मिला। विवियन मुझे घसीट कर ले गई। जाते समय उसने मिसेस शेन से कहा, मेरे मामले में दखल मत दो। नीचे मैंने उसके हाथ से छूटने की कोशिश की,
लेकिन नहीं छूटा। उल्टा मुझे कार में धकेल दिया गया। मैं उछल पड़ा। क्या तुम प्लान कर रही हो कि? वो तेज चलाती रही, इसलिए मैं चुप हो गया। कार स्कूल की तरफ जा रही थी तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वह कार एक विला के सामने रोक दी। ठंडे चेहरे के साथ उसने मुझे गुस्से में घसीट कर बाहर निकाला। मुझे सब कुछ पछतावा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वह मुझे खत्म कर देगी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं कर बैठ गया। कोई इज्जत बाकी नहीं थी। मेरी जान ज्यादा कीमती थी। तो मैं सीधा स्लाइडिंग नी में चला गया और उसका पैर पकड़ लिया। विवियन, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें तुम्हारी मां का दिया हर पैसा लौटा दूंगा। मैं भीख मांगता हूं। इस बार मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मेरे शब्दों ने उसे और भी बेसब्र कर दिया। उसने मुझे सीधा घर के अंदर घसीटा। मैं दरवाजे के चौखट को जानथन से पकड़े हुए था। अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन उसने मेरी उंगलियां एक एक करके खोल दी। मैं डरा हुआ और गुस्सा था। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैं इतने समय तक तुम्हारी सेवा करता रहा। तुम इस तरह मेरे खिलाफ कैसे हो सकते हो? उसने दांत पीसे। पिछली बातें करने की हिम्मत तो है तुम्हें। क्या पहले तुमने ही मेरे पीछे नहीं पड़ा था? मैंने मोटी चमड़ी दिखाई। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा रहा। करोड़ों में एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि एक पल की लालच के कारण मैं विवियन के कैद में पड़ जाऊंगा। सोफे पर वो मेरे सामने बैठी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से गंभीर था। शुरू में भीख मांगने से लेकर बाद में उसे गालियां देने तक कुछ भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदल सका। और इस तरह हम दोनों पूरे दोपहर एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार मैं टिक नहीं पाया। मैं सोफे पर सो गया। जब मैं उठा तो मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन वो अभी भी वहां बैठी विचारों में खोई हुई थी। मैं तड़पा, अपने हाथ पैरों पर बंधी रिबन को देखते हुए। तुम मुझे कितने समय तक ऐसे रखोगी? मुझे बाथरूम जाना है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अभी तुम अपराधी हो। मांग करने की हिम्मत भी है। यह सुनकर मैं भड़क गया। और तुम्हें कुछ नहीं मिला? हर दिन तुम्हें खाना लाने से मैं थक जाता था। तुम्हारी रूममेट्स की भी सेवा करता था। मैंने पहले ही कहा है कि पैसा लौटा दूंगा। इस पैसे को मजा लेने का मुझे वाकई कोई सौभाग्य नहीं मिला। तभी मुझे उसकी मां द्वारा बहन का जिक्र याद आया। मुझे समझ आया कि मैं गलत व्यक्ति के पीछे पड़ गया था। अगर बहन होती तो ये सब मुसीबत नहीं होती। तो मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे पता है मैं गलत व्यक्ति के पीछे पड़ गया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी बहन के पीछे पड़ता। क्या मैं बस माफी मांग लूं? अगर वो तुम्हें संतुष्ट नहीं करता तो मैं एक और सेमेस्टर तुम्हें खाना लाकर दूंगा। बहन का जिक्र करते ही उसका चेहरा और भी बदतर हो गया। वो उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, चेहरा काला। तो तुम सच में वही हो जो मेरी मां ने कहा था। तुमने मुझे पैसों के लिए पकड़ा और असल में तुम मेरी बहन के पीछे पड़ने वाले थे। मैं डर से कांप गया, लेकिन फिर उसका भाव अचानक बदल गया, जैसे उसका मूड काफी हल्का हो गया हो, और उसने मुझे खोल भी दिया। मैं उसे समझ नहीं पाया। अंधेरा होने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आया और जाने की सोच रहा था। जाते समय मैंने मुड़कर देखा। कल क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मां के दिए पैसे से ला दूंगा। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसने तुम्हें दिया है, मेरा कोई लेना देना नहीं। यह पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते देखा था। मैंने हमेशा सोचा था कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं होता। पता चला कि जब वो मुस्कुराती है तो बहुत प्यारी लगती है, बस थोड़ी ठंडी। जब मैं ये सोच रहा था, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो आगे बोली, मैं तुम्हारे कन्फेशन को स्वीकार करती हूं। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सरप्राइज? ये सुनकर मैंने आंखें घुमाई और मन ही मन बड़बड़ाया। कैसा सरप्राइज? ज्यादा से ज्यादा डर है। मुझे चुप देखकर वो करीब आई, हाथ मेरे कंधे पर रखा और कान के पास झुक गई। क्लास के बाद मैं तुम्हें इस बात का अफसोस दिलाऊंगी कि तुमने कभी मेरे साथ छेड़खानी की। उसके शब्दों ने मुझे झुरझुरी दे दी। क्या मैं ना कह सकता हूं? तुम क्या सोचते हो? यहां बंद रहो या मेरे बॉयफ्रेंड बनो? तुम चुन लो। आखिरकार मुझे सिर्फ सिर हिलाकर हां कहनी पड़ी और उसके बॉयफ्रेंड बनना पड़ा। वो इतनी खूबसूरत है। असली में कौन हार रहा है, ये बहस का विषय है। लेकिन मैंने ये कम आंक लिया था कि विवियन कितनी बेशर्म हो सकती है। स्कूल वापस आकर वो खुलेआम मुझे घसीटकर सबको दिखाती और सब प्रशंसा से देखते। उसकी मांगे पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब भी मेरी क्लास नहीं होती, वो तुरंत मुझे घसीट ले जाती। शुरू में मैं उसे इग्नोर करता और लाइब्रेरी में अकेला पढ़ता, लेकिन मेरी शांति 2 दिन भी नहीं चली। उसने मुझे लाइब्रेरी में घेर लिया। वो गुस्से में भी नहीं थी, बस मुझे देख रही थी।
लेकिन वो बर्फीली नजर मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, हम अब कपल हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, है ना? उसने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई और एक बॉक्स खोला। बिल्कुल, हम कपल हैं। अब ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने देखा, ये एक ब्रेसलेट था। नजदीक से देखने पर पता चला कि उसमें पासकोड लॉक लगा था। मैं घबरा गया और तुरंत उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन नहीं उतरा। फिर उसने मुझे घसीट लिया। जब वो मुझे डॉम में छोड़ने आई तो उसने सपाट स्वर में कहा, जब मैं तुम्हें कॉल करूं तुम तुरंत आना, वरना परिणाम भुगतना। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया कि उसका खाना ले आऊं। मैंने इग्नोर किया, खुद डाइनिंग हॉल में खाना खाया, फिर लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया। जैसे ही मैं बैठा, ब्रेसलेट जोर से बजने लगा और उसमें मेरे अपने शब्द बज रहे थे। मैं सीट से उछल पड़ा। सब मुझे पागल की तरह देखने लगे। मैंने स्विच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला, तो मुझे लाइब्रेरी से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूरे रास्ते लोग मुझे तीर की तरह नजरों से देख रहे थे, कुछ अजीब, कुछ मुस्कुराते हुए। मैंने कड़वाहट भरे मन से विवियन को कॉल किया। तुम बेहद घटिया हो, उसने बस हंसकर जवाब दिया। बॉयफ्रेंड, जल्दी से मेरा खाना ले आओ। जैसे ही मैंने मजबूरन हाँ कहा, ब्रेसलेट चीखना बंद कर दिया। मैंने डाइनिंग हॉल से खाना लिया और डॉम पहुंच गया। उसकी रूममेट्स सब मजाक में मुझे जीजा जी कहने लगी। मैंने सपाट स्वर में गुर्राया और खाना उसके डेस्क पर रख दिया। मैं झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, क्या तुम जानती हो कि मैं अभी कितना शर्मिंदा हुआ? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? क्या तुम जानती हो कि अब पूरा स्कूल मुझ पर हंस रहा है? उसने नकली मुस्कान दी, बिल्कुल थप्पड़ मारने लायक चेहरा। तुम पर भी वैसा ही। इसे देखकर मैंने उसे घूरा, दांत पीसते हुए। अब मैं जा सकता हूं, आपकी हाइनेस? उसने सिर हिलाया। नहीं। उसकी रूममेट्स हमें उत्सुकता से देख रही थी। उनकी नजरें पूछ रही थी कि मैं इतना हिम्मती कब से हो गया। मुझे सिर्फ अपना बैग उसके डेस्क पर फेंककर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। उसके बाद से उसे मेरे साथ खेलने का परफेक्ट तरीका मिल गया था। जैसे ही मैं किसी मैसेज का जवाब देने में हिचकता या उसके पास नहीं जाता, वो ब्रेसलेट चिलवा देती। जब उसे पता चला कि मैं ट्यूएफएल दे रहा हूं, तो उसने कहा कि अपनी मां के दिए 5 मिलियन युआन लौटा दो। उस दिन हमारा बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारी मां ने नहीं कहा था कि शेन परिवार जो देता है उसे कभी वापस नहीं लेता? मैंने इतनी मेहनत की, थोड़ा कुछ निकाल लेना तो उचित है। वो भी उठ खड़ी हुई और मुझे चिल्लाकर बोली, मुझे लगता है थोड़े पैसे से तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें बॉयफ्रेंड होने का भाव कहां है? तुम्हें स्टडी अब्रॉड जाने का क्या अधिकार है? अगर तुमने मुझे छोड़ने के लिए वो पैसा लेना ही बंद कर दिया होता तो 5 मिलियन की क्या, मैं तुम्हें 50 मिलियन दे देती। मैंने मुट्ठियां भींच ली और शब्द मेरे मुंह से निकल गए, तुम्हारा गंदा पैसा किसे चाहिए? उसने मेरी तरफ इशारा किया, अगर नहीं चाहिए तो लौटा दो। तुम मेरे परिवार का पैसा लेकर स्टडी अब्रॉड नहीं जा सकते। मैं गुस्से से पैर पटकने लगा। विवियन, मैं तुम्हें सच में तुच्छ समझता हूं। ये ब्रेसलेट खोलो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूं। इस पर उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ब्रेकअप? मेरी लाश के ऊपर से मैं जमा रह गया। उस पल मुझे लगा कि हम शादीशुदा तो नहीं हैं, लेकिन वैसा ही है। कितना डरावना। फिर भी आखिरकार हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स थे। दोपहर में खाने को लेकर मैं उससे फिर बड़ा झगड़ा कर बैठा, जो पिछले झगड़े को दबा गया। उसने कहा कि उसे डाइनिंग हॉल 1 का स्पाइसी चिकन चाहिए। मैंने कहा कि मुझे डाइनिंग हॉल 4 का सी फूड नूडल्स चाहिए। उसने कहा कि डाइनिंग हॉल 4 बहुत दूर है, चलने में आलस लगता है। मैंने कहा तो मैं अकेला चला जाऊंगा। और इस तरह वो मेरे द्वारा आधी खराब किए गए स्पॉइल्ड स्टेट से रोज मेरे साथ डाइनिंग हॉल जाने लगी। मैंने हाथ फैलाए, तो हम दोनों अपना अपना खा ले, किसी को दूसरे के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसने तुरंत मुझे पकड़ लिया, बहुत चालाकी। फिर वो मुझे स्पाइसी चिकन की तरफ घसीट ले गई। स्कूल को मेरे द्वारा दी गई एक सुझाव जल्दी अपनाई गई। नोटिस आने के बाद विवियन ने मुझे बताया, चलो हम बाहर रहने और साथ रहने लगे। मैंने शादी से पहले सहवास करने से इनकार कर दिया। उसने ठंडी हंसी हंसी मेरी आपत्ति को इग्नोर किया, मेरे डॉम को जबरन कैंसिल कर दिया और मुझे विवियन के विला में शिफ्ट कर दिया। फिर भी विवियन के विला में रहने के अपने फायदे थे। प्राइवेट बाथरूम, कम्युनल शॉवर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तुम स्कूल में भी कम्युनल शॉवर्स इस्तेमाल करते हो? हाँ, अगर तुम्हें बाथ हाउस का माहौल चाहिए
तो मेरे कमरे में आकर हम साथ शॉवर ले सकते हैं। उस पब्लिक बाथ एटमॉस्फेयर के लिए मैं निरुत्तर रह गया। लड़का और लड़की साथ कैसे शॉवर ले सकते हैं? इसके अलावा मैं एक इनोसेंट वर्जिन लड़का हूं। अगर कोई खुद को कंट्रोल न कर पाया तो मैं रोने भी नहीं जा पाऊंगा। लड़के को बाहर खुद की रक्षा करनी पड़ती है। जूनियर ईयर की विंटर ब्रेक से पहले उसने कहा कि ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है और सब अपने बॉयफ्रेंड्स को ले जा रहे हैं। वो चाहती थी कि मैं भी चलूं। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मना करने नहीं दिया। आखिरकार मुझे मानना पड़ा। हम रिसोर्ट गए। जब हम पहुंचे तो बर्फ गिर रही थी। सब कुछ सफेद चादर से ढका हुआ था। शहर के विपरीत यहां की स्लोप्स थे, जहां ढेर सारे लोग स्कीइंग कर रहे थे। विवियन ने पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने स्लोप्स को देखा। ट्राई करने का मन हो रहा था। मुझे बहुत मजा आया। रात को हमने बारबेक्यू किया। दूसरे कपल्स अपने अपने काम पर चले गए। सिर्फ विवियन और मैं रह गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आखिरकार इस ट्रिप का असली मकसद बताते हुए। फेलिक्स, मेरे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने चलो। उसके बाद मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। हम पहाड़ी रास्ते पर चढ़े। उसने कहा कि हॉट स्प्रिंग कहीं और है, थोड़ी दूरी पर। आमतौर पर केबल कार से पहुंचते हैं। हम बर्फ में चलते रहे, वो आगे, मैं पीछे। रात में उस विशाल दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। उसे देखते हुए मैं मुस्कुराने लगा, क्योंकि अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए पागलों की तरह हैं, फिर भी इतने समय तक साथ है। चांदनी में हम पहाड़ी रास्ते पर चलते रहे। इन पहाड़ों में भेड़िए हैं क्या? हाँ, इसलिए मेरे करीब रहो। अगर तुम भेड़िए से मुझे बचाते हुए मर गए तो मैं 3 साल तक तुम्हारा शोक मनाऊंगी। अगर मैं तुम्हें बचाते हुए मर गई और तुमने नई किसी को ढूंढ लिया तो भूत बनकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्यार, सम्मान और आशीर्वाद है। तुम्हारे सामने अभी लंबा रास्ता है। तुम जो खुद को बेचकर और दूसरों को पैसे के लिए खेलकर पैसा कमाते हो, तुम मुझे प्यार सिखाने की हिम्मत करते हो। तुम अभी भी पुरानी बातों से चिपके हो। मुझे वाकई कोई मतलब नहीं दिखता। क्या यह तुम्हारा अपना किया धरा नहीं है? पहले तुमने ही मुझे खेला था। हम हॉट स्प्रिंग पहुंच गए। यहां स्टाफ के अलावा कोई नहीं था। मैंने भाप उठते पानी को देखा और खुशी से देखने लगा। अगर मुझे ऐसा जॉब मिल जाए तो मैं हर दिन यहां मजा करने आऊंगा। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर आया तो वो पहले ही पानी में थी। उसके पास एक ट्रे तैर रही थी जिसमें रेड वाइन और केक था। मैंने उसे देखा और मन ही मन गाली दी। वो सच में जीना जानती है। तो मैं भी पानी में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे गंभीरता से देखा। क्या तुम स्टडी अब्रॉड नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। अगर स्टडी अब्रॉड के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें कभी आने देता? आखिरी शब्द मैंने जोर से नहीं कहे। आखिरकार इस मूड में झगड़ा करने से माहौल खराब हो जाता। छोड़ो यार, तुम्हें क्या पता, तुम तो बस मुझे ऑर्डर देती रहती हो। लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करके गर्म पानी का मजा लेना चाहता हूं, क्या तुम घर पर ही मास्टर्स, पीएचडी नहीं कर सकती? मत जाओ, ठीक है? लेकिन मैं बाहर जाकर चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि दूसरे कैसे हैं। तो जब तुम चले जाओगे तो मेरा क्या? तुम मेरी बेटी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं चला गया तो तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैं जहां चाहता हूं जाता हूं। स्प्रिंग से बाहर निकलते समय मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था और मैंने सिर पकड़ लिया। क्या ये स्प्रिंग जहर वाली है या क्या? इतना ज्यादा पीने का दोष किसका है? वो मुझे कमरे में ले जाने गई। धुंधले दिमाग से मैंने ऊपर चांद को देखा। गर्लफ्रेंड, असल में मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। मेरे शब्द पर वो सिहर उठी और उसने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। मैं भी। अगले दिन जैसे ही मैं उठा, मुझे थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ, क्योंकि मुझे याद आया कि कल रात जब हम कमरे में वापस आए थे तो विवियन ने लगभग मेरा ब्रेसलेट खोल दिया था। लेकिन जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो जमा रह गया। ये अभी भी क्यों है? विवियन ने दरवाजा खोलकर अंदर आकर कहा। तुम उठ गए। तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए था। अभी दोपहर हो चुकी है। ये अभी भी क्यों है? मुझे क्या पता। कितनी छोटी चीज है, सच में ग्रज रखती है। जूनियर ईयर के स्प्रिंग सेमेस्टर तक मैं व्यस्त हो गया था, लेकिन विवियन और भी ज्यादा व्यस्त थी। वो अपने परिवार की कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी और कभी कभी कोई प्रोजेक्ट उसे कई दिनों के लिए दूर ले जाता। इससे वाकई हमारा रिलेशनशिप बेहतर हुआ। हम कम झगड़ते थे, फिर भी पहले की तरह जब भी समय मिलता हम खाने की जगह पर चर्चा करते। लेकिन खाने के अलावा और कुछ करने का समय नहीं था। कभी कभी हम दोनों स्टडी में होते, वो काम में व्यस्त, मैं अपनी पढ़ाई में। उसने फिर कभी मुझे अब्रॉड जाने से रोकने की बात नहीं की। कभी कभी मुझे हैरानी होती कि क्या उसे पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मुझे उसके मौजूदा काम का कोई अंदाजा नहीं था।
समय बीतता गया। जूनियर ईयर की समर ब्रेक तक मेरा समय थोड़ा फ्री होने लगा, लेकिन वो अभी भी काम में डूबी हुई थी। हालांकि हम अभी भी साथ रहते थे, मुझे लगा कि वो मुझसे दूर होती जा रही है और ये बात मुझे चुभ गई। अपने फ्री टाइम में मैं अक्सर पढ़ता और किताबें मेरे मन को शांत करती। उसके बाद लंबे समय तक मैंने विवियन के साथ अपने रिलेशनशिप पर सोचना शुरू किया। आखिरकार एक दिन मुझे समझ आ गया। लिविंग रूम में मैंने एक किताब उठाई और आह भरी। मैंने सोचा, शायद मैं बिलियनर रोमांस नॉवेल में वो वाला हूं जो छूट जाता है। मैं स्टडी अब्रॉड जाने पर अड़ा हुआ था, मेल लीड के लिए जगह छोड़ रहा था। जो छूट जाता है उसे एक दिन पछतावा हो सकता है, लेकिन अभी मैं ब्राइट फ्यूचर नहीं छोड़ सकता। मैं अलग जीवन नहीं छोड़ सकता। मैं एक व्यक्ति की अंतरात्मा और प्यार पर जुआ नहीं खेल सकता। लोग अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं, लोग अलग अलग जगहों से शुरू करते हैं, और इतने बड़े गैप में सच्चा प्यार ज्यादा तनाव सह नहीं सकता। तो मैं उठा और उसके स्टडी में चला गया। मैंने एक पेन उठाया और उसकी किताब में एक लाइन लिख दी, मैं जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता था। अब तक शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, लेकिन ठीक है अगर भूल गई हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। लिखने के बाद मैंने फोन निकाला और विवियन का कांटेक्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं एक अनजान शहर पहुंच गया और नई जिंदगी शुरू कर दी। मेरा फ्लैटमेट एक मेड स्टूडेंट था। मैं अक्सर आधी रात को उसके कमरे से आहें निकलती सुनता। हर बार मुझे खुशी होती कि मैंने विवियन का कांटेक्ट डिलीट कर दिया था, वरना आधी रात को मैं जरूर उसे कॉल करना चाहता। आखिरकार उसके अलावा मुझसे संपर्क करने वाला कोई नहीं था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। मैं सच में अब और सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर रात नीचे वाले अपार्टमेंट से खाना पकने की खुशबू आती थी। इतनी रात को खाना खाना सच में असहनीय था। तो मैं खुशबू के पीछे नीचे गया, पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा खुला और जिसने खोला वो कोई और नहीं बल्कि विवियन थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। विवियन ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसने एक बड़ी प्लेट मीठे खट्टे रिब्स उठाई और अपने बगल के कुत्ते के लिए निकाल दी। कुत्ता खुशी खुशी खा रहा था। कल तक मैं उसे आवारा कुत्ता समझकर तरस खा रहा था, उसे और खुद को दुखी साथी मान रहा था। आज वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं होश में आया और फल आगे बढ़ाया। मैं अपने नए पड़ोसी से मिलने आया था। सॉरी, मैं अजनबियों से चीजें नहीं लेती। इस पर मैंने फल दरवाजे के पास रख दिया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत मुझे झटक दिया। मैंने हार न मानते हुए उसका कलाई पकड़ लिया। तभी गुजरता हुआ कोई रुक गया और उत्सुकता से देखने लगा। इसे देखकर वो अनिच्छा से मुझे अंदर घसीट ले गई, चेहरा तिरस्कार से सख्त। तुम पढ़ने गए थे और बस इतना ही सीख कर आए हो कि आधी रात को पड़ोसी के घर जाकर हाथापाई करो? मैं बहुत दुखी था। मेरा प्रोफेसर मुझ पर बहुत सख्त था। हर दिन पढ़ाई और पेपर्स लिखना, दोस्त भी कोई नहीं। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन डर लगता था कि तुम कहोगी कि मैंने खुद अपनी किस्मत खुद बनाई। वो बस बाहें मोड़कर मुंह फेर लेती। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारी कौन होती हूं? क्या तुम मुझे वापस पाने आए हो? वरना मेरे ठीक नीचे खाना क्यों पका रही हो, ताकि मुझे ललचा सको? मुझे क्या समझ रखा है? जब मन किया ब्रेकअप, जब मन किया वापस साथ, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। तो मुझे तुमने जो खाना बनाया है उसमें से कुछ दे दो। मैं न लड़की गंवाना चाहता हूं न पैसा। आखिरकार उसने मुझे टेबल पर बैठने दिया। टेबल पर मैंने चॉपस्टिक्स उठाए और खाना तेजी से खाने लगा। तुमने कब कुकिंग सीखी और यहां क्या कर रही हो? वो फ्रिज के सहारे खड़ी मुझे तिरस्कार से देख रही थी। मैं ये देखने आई थी कि कोई खास व्यक्ति मुझे छोड़कर कितना दुखी है। तो तुम निराश हो जाओगी। हां, मुझे ढेर सारी मुश्किलें आई, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं सकती। मेरे शब्दों पर वो अचानक पास आई, मेरे सामने बैठ गई और मुझे गंभीरता से देखा। मेरे साथ वापस चलो, हम अभी शादी कर लें। यहां अकेले पढ़ना, ऐसे अकेलेपन में क्या फायदा? मुझे थोड़ा ललच आया, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। अगर किसी का दिल अकेला है तो वो कहीं भी अकेला महसूस करेगा। इसके अलावा जब हम साथ रहते थे तो वो पहले से ही शादीशुदा जैसा जीवन था। मैं मानता हूं कि उसमें अकेलेपन का रोमांटिक आकर्षण था, लेकिन मैं उसे दूसरी बार नहीं जीना चाहता। उस रात मैं ऊपर अपने किराए के कमरे में वापस नहीं गया। विवियन ने कहा कि चूंकि मैंने उसका खाना खा लिया है इसलिए मुफ्त नहीं खा सकता, इसलिए उसने मुझे रात रुकने पर मजबूर कर दिया। जब मैं अगले दिन उठा तो वो अभी भी मेरे बगल में लेटी थी। पहले की तरह नहीं, जब वो हमेशा जल्दी दरवाजे से बाहर निकल जाती थी, जैसे पूरी दुनिया
उसका इंतजार कर रही हो कि वो उसे बचाए। विवियन 5 दिन रुकी, फिर उसे घर वापस उड़ान भरनी पड़ी। उसने कहा कि अगर वो जल्दी वापस नहीं गई तो उसकी बहन सोचेगी कि वो जगह चलाने लगी है। जिस दिन वह गई, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी, अगले महीने फिर आऊंगी, पढ़ाई अच्छे से करना और टेकआउट पर मत जीना। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मैंने टेबल से सैंडविच उठाया और गुनगुनाते हुए खा लिया। और इसी तरह विवियन और मैं वापस साथ हो गए। वापस साथ होने के बाद मेरा मूड बेहतर हो गया और जिंदगी ज्यादा काबिल लगने लगी। मैंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया ताकि जल्दी खत्म कर सकूं और जब वो आए तो पूरा समय उसके साथ बिता सकूं। विवियन हर महीने मुझे मिलने आती और मैं उन दिनों को जेल विजिट डे कहता। उसका खाना बहुत बढ़िया था। एक दिन उसने मुझे इशारा किया, यहां आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूं। मैं सोफे पर बैठा रहा, नहीं हिला। क्या सीखना है? फिर भी आदत से मैं चल पड़ा। एक सज्जन पति की तरह मैंने उसकी आस्तीन चढ़ाई और एप्रन बांध दिया। मुझे कुकिंग पसंद नहीं, लेकिन मुझे उसे कुकिंग करते देखना बहुत पसंद है। हमारा ज्यादा से ज्यादा एक पुराने शादीशुदा जोड़े जैसा होने लगा। बाद में जबकि मैं पीएचडी कर रहा था, विवियन और मैंने जाकर मैरिज लाइसेंस ले लिया। रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैंने लाइसेंस पकड़ा और विवियन को देखा। अगर तुम्हारी मां मुझे स्वीकार नहीं करेंगी, कहेंगी कि जब तक मैं तुमसे तलाक नहीं लेता वो तुम्हें घर से बाहर कर देंगी, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स काट देंगी और तुम्हारा करियर छीन लेंगी, तो क्या तुम वापस जाओगी या मेरे साथ रहोगी? मैं छत से कूद जाऊंगी। उसके छत पर खड़े होने की तस्वीर मेरे दिमाग में आई और मैं मुस्कुरा दिया। तो कूदने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना होगा, फेलिक्स, मेरा एकमात्र सच्चा प्यार। उसके कंधे कांपे जैसे वो मुझे सहन नहीं कर पा रही हो। मैंने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हारी मां को हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं है? मतलब अब उनका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है? अचानक मुझे तब की बात याद आ गई। सोचकर देखो, मैंने तुम्हारी बहन से अब तक कभी मुलाकात नहीं की। आखिरकार हम उसके कारण साथ हुए थे। उसने मुझे देखा और जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो और उसकी बहन शायद अच्छे से नहीं मिलती होंगी, क्योंकि माता पिता हमेशा छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं। इसने मुझे हमारे भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता कर दी। जल्दी से ग्रेजुएट करके घर वापस जाने के लिए मैं हर दिन बहुत पढ़ता। दिन भर भर के व्यस्त रहते थे, जब तक वो फिर जेल विजिट के लिए नहीं आई। उसने मुझे एक नजर देखा और रुक गई। फेलिक्स, तुम्हारा वजन इतना कैसे बढ़ गया? अब तुमने कहा तो सच में थोड़ा बढ़ गया था। क्या तुम ज्यादा खा रहे हो? शायद। एक पेपर खत्म करने के बाद मुझे फ्राइड चिकन की तलब लगती है, तो आज से मैं तुम्हारे लिए वेट लॉस मील्स बना रही हूं। आधे महीने बाद मेरा वजन नॉर्मल हो गया। जब मेरे क्लासमेट्स ने सुना कि फैमिली मेरे साथ रहने आई है तो सब हैरान थे और बार बार खाना मांगने आना चाहते थे। जब विवियन ने दर्जन से ज्यादा लोगों के लिए 2 बार खाना बनाया तो उसी रात वो सोफे के सहारे लेटी मुझे देख रही थी। अगली बार अगर तुम लोगों को खाने के लिए लाए तो खुद वापस मत आना। मुझे इतनी गिल्ट हुई कि मैंने तुरंत फैसला किया कि क्लासमेट्स को घर आने से मना कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि 2 लोगों की साझा जिंदगी में एक दूसरे को एडजस्ट करना होता है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सबसे मुश्किल टेस्ट हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या को सिंक करना होगा। कभी वो देर रात तक मीटिंग्स में होती, कभी मैं सुबह तक पेपर्स लिखता। फिर भी हम हमेशा फ्रिज पर स्टिकी नोट्स छोड़ देते। वे दिन साधारण थे, इतने साधारण कि मुझे लगता था कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी पीएचडी के 3रे साल तक मेरा डिसर्टेशन अच्छा चल रहा था और विवियन का रिमोट वर्क भी स्थिर हो गया था। हमने फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद साथ घर वापस जाएंगे। जिस दिन हम गए, उसने अपार्टमेंट की सारी चीजें पैक की और शिप कर दी। हंसी, मैं दरवाजे पर खड़ा इस छोटे 4 कमरे वाले जगह को आखिरी बार देख रहा था। उसने सिर्फ सूटकेस जिप किया। चलो, ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। हम जब चाहे वापस आकर घूम सकते हैं। सच, तुम ठीक कह रही हो। घर वापस आकर विवियन के साथ जिंदगी पहले की तरह चलती रही। कई साल बाद विवियन और मैं अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेने गए। रास्ते में हमारी छोटी लड़की ने बहुत उत्सुकता से मुझसे पूछा, डैडी, तुम और मॉमी साथ कैसे आए? मैंने अपने बगल में बैठी विवियन को देखा जो मुझे देख रही थी। तुम्हारी मॉमी और मैं उस समय